सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफी अन्ना के कोट के साथ। कोफी अन्ना कहते हैं एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कोट है, इस कोट का बहुत ही प्यारा और सिंपल मीनिंग है कि ये जो हमारा हेल्थ केयर है ये हमारा क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट है। और ये जो हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है ये हमारी कम्युनिटी को, ये हमारे पीपल को, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी कि वो इंडियन है या फिर वो अमेरिकन है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस कि वो रिच हैं या पुअर है, या रिगार्डलेस ऑफ द और देयर बैकग्राउंड कि वो जो है अमीर है, गरीब है, या फिर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है। ये जो बेसिक ह्यूमन राइट है हेल्थ केयर का, ये सबको इक्वली प्रोवाइड कराना चाहिए, यही कोफी अन्ना कहना चाहते हैं। और जो कम्युनिटी जो है इसमें बेसिक ह्यूमन राइट जो हमारा हेल्थ केयर है इसको प्रोवाइड कराने में इक्वली जो है अनसक्सेसफुल रहती है, वो सोसाइटी, वो कंट्री कभी ट्रूली प्रोग्रेस नहीं कर पाती। यही कुछ कहने का मतलब है, क्योंकि अनहेल्थी अगर हमारी पॉपुलेशन होगी तो कैसे कोई कंट्री जो है प्रोग्रेस कर पाएगी। तो सिंपल मीनिंग अगर बोलें तो ये सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, डेवलप बनाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो ये जो हेल्थ केयर है एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ये सबको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हेल्थी पॉपुलेशन होगी तो ही हमारा नेशन जो है स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो आई होप आपको इस कोफी अन्ना जी के कोट का जो है मतलब अच्छे समझ आ गया होगा। और इसी हेल्थ केयर के अंदर एक जो बेसिक और एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ऑक्सीजन। वो क्या है? हमारा ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है इसकी कमी ने हमें कोविड-19 के टाइम में बता दिया था कि जो हमारा ऑक्सीजन है इसके बिना जो है किसी भी कंट्री का जो है गुजारा नहीं हो सकता। तो आई होप ये जो कोट है ये तो अच्छे समझ आ गया होगा, ऑक्सीजन की वैल्यू भी समझ आ गई होगी। सो आज का जो एडिटोरियल है हमारा हेल्थ केयर और साउथ ईस्ट एशिया, ये बेसिकली जो हमारा एडिटोरियल है ये फोकस कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर फोकस कर रहा है। और हमारी जो इंटरनेशनल टाइज़ हैं उसको कैसे हम जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये जो ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई बेसिकली कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और इसके लिए क्या हम इनिशिएटिव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। एक नई डायमेंशन ऐड हो जाएगी हमारे नॉलेज पूल के अंदर। तो कभी अगर ऐसे आ जाता है हेल्थ केयर के ऊपर तो यहाँ से भी हम एक जो है डायमेंशन लिख सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ऑक्सीजन क्राइसिस। देखो, जैसे मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल मेडिसिन है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ब्रीथिंग के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना गुजारा नहीं हो सकता। और मेडिकल कंडीशन में कई ऑपरेशंस होते हैं, कई जो बीमारियां होती है उस मेडिकल कंडीशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। डिस्पाइट इट्स इम्पॉर्टेंस कि कितना भी ये इम्पॉर्टेंट है उसके बावजूद भी जो है हमारे वर्ल्ड में 5 बिलियन जो पीपल हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेफ, अफोर्डेबल ये जो मेडिकल ये जो एसेंशियलिटी है ऑक्सीजन की ये प्रोवाइड नहीं हो पाती। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा हुआ रीजन है वो है हमारा साउथ एशिया और ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड रीजन है। जैसे हम साउथ एशिया की बात करें, क्योंकि हम साउथ एशिया के अंदर ही रहते हैं, तो जो हमारी मेडिकल ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन भी कई टाइप की होती है। एक होती है मेडिकल ऑक्सीजन जिसमें प्योर ऑक्सीजन होती है, और एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती है। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है हम जो है पेशेंट को नहीं दे सकते। तो ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है साउथ एशिया के अंदर 78% लैक करती है। मतलब कि अगर 100% डिमांड है, 100 लोगों की डिमांड है, तो 78% जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती। तो सिर्फ 22% जो डिमांड है वो मैट हो पाती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन की, और फिर भी उसके बावजूद हमारा जो साउथ एशिया है ये जो डिमांड है वो मीट ही नहीं हो पा रही। ईस्ट एशिया की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे भी 74% है, 74-78। मतलब एशिया के अंदर जो हालत है रिलेटेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई वो बहुत बुरी है, ठीक है। कोविड-19 के अंदर डेफिनेटली ये जो ह्यूज गैप था ऑक्सीजन का, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है ये कहीं ना कहीं जो है अनवेल हो गया था, इसको जो है उजागर कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कोविड-19 के अंदर हमने जो है कितनी ज़्यादा जो है त्रासदी देखी। ऑक्सीजन के लिए जो है लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे। उस टाइम के बाद भी हमने कोई लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी। अभी भी जो उस कंडीशन है सेम की सेम है। और आपको पता होगा आजकल न्यूज़पेपर में भी आ रहा है जो कोविड-19 के जो केसेस है वो दोबारा से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मैटर जो है यहाँ पे अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए हमारी जो डिमांड है वो मीट ही नहीं हो पा रही।
मेन चैलेंजेस क्या है, हमारी डिमांड क्यों नहीं मीट हो पाती? देखो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है, सारी चीज़ देखेंगे, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लीजिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास ऑलरेडी पैसा होता है, हाई फीसिस चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा कि फोर्टिस और ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो डेंगू के इलाज के लिए 33 लाख रुपए का खर्चा करवा देते हैं। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिसके ऊपर हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई करती है, क्योंकि 32% पॉपुलेशन हमारी जो है अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी जो है इसके ऊपर रिलाई करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर। लेकिन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इक्विपमेंट ही नहीं है, और उन इक्विपमेंट में से जो है ऑक्सीजन भी एक आ जाता है। ठीक है, तो यही बता रखा है, सिर्फ 54% जो हॉस्पिटल्स हैं पुअरर कंट्री में, ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं, ये पूरा जो है साउथ एशिया की बात हो रही है और एशिया की बात हो रही है। जो पुअरर कंट्री है वहाँ पे 54% हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ जो है ऑक्सीमीटर है, और ऑक्सीमीटर का यूज़ तो कोविड-19 के अंदर हमको सबको पता ही चल गया था। ऑक्सीमीटर जो होता है ऑक्सीजन नापने के लिए होता है। मतलब सिंपल है यहाँ पे कि 40% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ये जो ऑक्सीमीटर होता है बहुत ही चीप डिवाइस है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, यही नहीं है 46% हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद 58% के अंदर सिर्फ जो है मेडिकल ऑक्सीजन जो है प्रोवाइडेड की जाती है। तो मतलब यही है कि प्रॉपर तरीके से 42% हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं है। ये कुछ कंडीशन है हमारे एशियन नेशंस की। उसके बाद अगर फाइनेंशियली देखें, क्यों नहीं है ये सारे इक्विपमेंट्स, क्यों नहीं है? इक्विपमेंट्स नहीं होने का जो मेन रीज़न है वो ये क्या, कि पैसे नहीं है। तो यही यहाँ पे है फाइनेंशियल बैरियर। ग्लोबली देखो तो अगर ये जो ऑक्सीजन का गैप है जो हमने देखा था ऊपर भी, इसको अगर मीट करना है, इसको अगर फिल करना है, तो $6.8 बिलियन जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। और हमारे साउथ एशिया के अंदर $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन, $2.6 बिलियन जो है, उतना जो है हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम अपने पेशेंट्स को जो है अफोर्डेबल जो है मेडिकल ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इक्विपमेंट नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है किससे, फाइनेंशियल बैरियर से। प्लस एक चीज़ और रहती है, और ये मोरलेस हर इंडस्ट्री के अंदर है, स्पेशली इंडिया स्पेसिफिक बात करें या एशियन स्पेसिफिक बात करें, कि स्किल्ड जो टेक्नीशियंस होते हैं वो नहीं हैं। तो अब स्किल्ड टेक्नीशियंस नहीं होंगे, तो अगर ऑक्सीजन और इक्विपमेंट वगैरह आ भी जाता है तो ये जो है हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। और रूरल एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो नर्सिस वगैरह होती है, उनको जो बेसिक जो काम होता है वो भी नहीं आता, इंजेक्शन लगाना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कराना तो बहुत दूर की बात है। और हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं ये निग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से कितनी जो डेथ हैं वो हो जाती है। प्लस इसके साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या, पावर कट। आपको पता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज़, तो उनका क्या होगा, वहाँ पे पावर कट फ्रीक्वेंटली होते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में पहले ही स्किल्ड स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं, अगर ये सारी चीज़ें आ भी गई तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक और हर्डल क्रिएट करता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया स्पेसिफिक भी सेम ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, तो ये एशियन नेशंस की बात हो रही है, लेकिन इंडिया में भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सारी चीज़ें वही पॉइंट हैं हमारे, जो मेडिकल सेक्टर में कमियां जो होती है वही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब WHO की रिपोर्ट है, WHO रिपोर्ट में अपनी 2022 की रिपोर्ट में एम्फोसाइज करती है कि गवर्नमेंट को जो है इन्वेस्ट करना चाहिए किसके अंदर, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी से रिलेटेड जो है कुछ प्लान करना चाहिए। तो हमारा जो WTO है इस एक रेजोल्यूशन ले, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रेजोल्यूशन भी लेके आया है, मेडिकल ऑक्सीजन रेजोल्यूशन, जो कंट्री को जो है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है शेयर करने के लिए बोलती है। अगर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करेंगे देन डेफिनेटली हमारा जो ध्यान है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जाएगा। तो WHO जो है मेडिकल ऑक्सीजन रेजोल्यूशन लेके आया है, जिसके अंदर हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 में, 28 में, 2030 में, हर 2 साल के गैप में भेजनी पड़ेगी। और फिर जो हमारा WHO है वो एक हमारा ऑक्सीजन स्कोर कार्ड जो है वो क्रिएट करेगा, और ये जो है हमें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के अंदर हेल्प करेगा। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे नेपाल, जो WHO के साथ जो है पार्टनरशिप करके जो है इम्प्रूव कर रहा है हेल्थ, ये अपना ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये जो सारी चीज़ें हमने कमियां देख ली ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में, WHO का क्या इनिशिएटिव है वो देख लिया। अब हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इस ये जो बड़ा गैप है इसको फिल कर दें। और इस फिल को गैप करने में एक चीज़ बहुत अच्छे से काम आती है, साइंस एंड टेक। यहाँ इनोवेशन
उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देखेंगे। हमें फोकस करना चाहिए लोकल प्रोडक्शन के अंदर। हमें पता है कि जो है हम ऑक्सीजन जो है इंपोर्ट करते हैं, कोविड-19 के टाइम पे भी हम फॉरेन कंट्री से जो है हमने ऑक्सीजन इंपोर्ट करी थी, तो क्यों नहीं हम जो है लोकल प्रोडक्शन करें, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है। अगर पानी में देखेंगे तो पानी में भी ऑक्सीजन है, एयर में देखेंगे तो एयर में भी ऑक्सीजन है, तो क्यों ना उस ऑक्सीजन को जो है मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाए बाय यूजिंग द लोकल इनिशिएटिव, बाय यूजिंग द लोकल इनोवेशंस। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। नई टेक्नोलॉजी जैसे हमारी हो गई पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं लोकली जो है हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। सोलर पावर्ड ऑक्सीजन जनरेटर, इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोकल लेवल पे रूरल एरियाज़ के अंदर जनरेट करने के लिए, और वो भी ग्रीन ऑक्सीजन हो गई ये तो, क्योंकि सोलर पावर्ड है। वैसे ही बूस्ट पंप्स का यूज़ कर सकते हैं हम स्मॉलर हॉस्पिटल्स के अंदर, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के अंदर है वहाँ पे ये सब चीज़ें करने के लिए। प्लस इसके साथ जो हमारे जो नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ हो गए, उनको स्किल्ड करने की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्री यही सारी चीज़ कर रही हैं। इसमें 2 कंट्री हैं, बहुत पुअर कंट्री, इथोपिया और नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री है। इसके साथ साथ डिजिटल टूल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर हो गए, उनका यूज़ करके हम ये जो गैप है इसको फिल कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ऑक्सीजन सिस्टम को और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो है अडॉप्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास एक जो है पॉलिसी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए जो रेगुलर हेल्थ केयर है उसके लिए भी, और इमरजेंसी में कुछ हो जाता है उसके लिए भी। प्लस इसके साथ जो है गवर्नमेंट को जो है अब इस स्टेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है एक अपना जो है पूरा फॉर्मुलेशन करना चाहिए ऑक्सीजन से रिलेटेड, सेफ्टी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी से रिलेटेड। प्राइवेट कंपनी को जो है अट्रैक्ट करना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी हो गई या डोनर्स हो गए, जैसे टाटा बिरला हो गए, ये बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, तो इनसे डोनेशन लेनी चाहिए ये सारे इनिशिएटिव करने के लिए। यूनिवर्सिटी और रिसर्चर्स हो गए, इनको प्रमोट करना चाहिए अफोर्डेबल और एफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। तो यही सारे इनिशिएटिव अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, इंक्लूडिंग ये जो ऑक्सीजन वाली है। तो यही सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हम मोर और लेस सारी चीज़ों में लिखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये जो हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है जो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल होता है, इंक्लूडिंग इंडिया का जो टारगेट है 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनने का, तो इसके थ्रू जो है हम अचीव कर पाएंगे जब हम अपने जो है पीपल को हेल्थ केयर जो है अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आई होप आपको ये जो एडिटोरियल था ये अच्छे समझ आ गया होगा, काफ़ी अच्छा था। और अगर आ गया हो समझ तो इसको लिखने का ट्राई करना, लिखने के बाद अपना जो है डिस्कशन ग्रुप में सेंड करो, बच्चे उसे वैलिडेट करेंगे। और डिस्कशन ग्रुप तब कैसे जाना है, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 लिंक दे रखे हैं, दोनों को ज्वाइन कीजिए। पहला जो है टेलीग्राम का है, जहाँ पे जो PDF हो गई या फिर कोई नया हमारा इनिशिएटिव होता है वो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। और दूसरा डिस्कशन ग्रुप का है, जहाँ पे जो है आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये जो टॉपिक है क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है एक वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, स्पेशली फ्रॉम द UPSC प्रोस्पेक्टिव। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जस्ट डिक्लेयर करा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ये फ्रंटियर रीजन नहीं है, ये अब फ्रंट रनर है फॉर द ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने का मतलब यही है कि नॉर्थ ईस्ट को अब हम ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए हमें पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, क्या क्या इनिशिएटिव हुए थे वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो है एक एसे राइटिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से जो है हम अपना MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी सारी चीज़ वही है जो हमने यहाँ पे देखी फ्रंट रनर के लिए, कि गेटवे है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का, और अष्टलक्ष्मी बोला है 8 स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना, कभी ऐसे वगैरह आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये जो कीवर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा आपको नंबर दिलवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं अपना लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। लुक ईस्ट से हम आ गए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। तो ये सारी चीज़ स्टार्ट कैसे हुई थी, तो सबसे पहले, और बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये हमने क्यूरेट करी थी आफ्टर 1990s। और 1990s के टाइम पे क्या हुआ था आप सबको पता होगा। उस टाइम में जो है हमारा कोल्ड वॉर वगैरह वाला टाइम चल रहा था, और उस टाइम में जो है कोल्ड वॉर का टाइम जस्ट खत्म होकर USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और USSR इंडिया का बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेशन था।
तो जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इंडिया को लगा कि हमें अब कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हमारे ही जो नेबरहुड में क्यों इतनी दूर जाना, हमारे ही जो नेबरहुड में जो लोग हैं, लोग मतलब जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो है टाई अप किया जाए। और तभी हम लेके आए क्या, लुक ईस्ट पॉलिसी। और इसके अंदर हमारा एम था बेसिकली यूएस और हमारी साउथ ईस्टर्न नेशन जो कंट्रीज़ थी। अब एक तो ये एम हो गया, दूसरा हो गया हमारा चाइना, क्योंकि हमें चाइना को भी काउंटर करना था, क्योंकि यूएसएसआर जो हमारा एलाई था ये डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो इसीलिए जो है हम ये पॉलिसी लिखा है लुक ईस्ट पॉलिसी, कि भाई अब कहीं और देखना पड़ेगा तो कहाँ देखें, ईस्ट की तरफ देखें। ठीक है, अब धीरे धीरे कई कई सारे इनिशिएटिव आए जिसने ये जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इसके अंदर हमारा जो रिलेशनशिप है आसियान कंट्री के साथ वो स्ट्रॉन्ग करा। जैसे 1992 में इंडिया जो है सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बन गया आसियान के साथ। 1996 में हमने जो है अपने आप को एलिवेट करा डायलॉग पार्टनर में। 2002 के अंदर समिट लेवल की पार्टनरशिप हुई। 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गए हम आसियान के साथ। तो ऐसे ऐसे करके हमारा जो है लुक ईस्ट जो पॉलिसी के अंदर जो है हमने अपने आप को जो स्ट्रेंथन किया, हमारे रिलेशन को, इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रेंथन किया। अब लुक ईस्ट पॉलिसी से हम आ गए एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इन 2014, क्योंकि अब हमें जो है फ्रंटियर के रूप में नहीं, इसे ग्रोथ के रूप में देखना था। तो बियॉन्ड इकोनॉमिक फोकस अब ये जो था हमारा पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल डायमेंशन, मतलब टोटल जो है हम डायमेंशन से हमारे ईस्ट की तरफ देखने लगे। और अब ये बन गया क्या, हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब इंडिया का जो है मेन जो पर्पस है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने वाला, वो कहीं ना कहीं हमारे इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से सर्व होगा। ठीक है, अब आसियान से हम और आगे बढ़ गए, इंडो पैसिफिक के अंदर आ गए। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेटेजिक आउटलुक थोड़ा सा और बढ़ गया, एंटायर इंडो पैसिफिक भी इसके अंदर कवर हो गया। और हमारे काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी थे जो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इस टाइम पे चले थे। रीजनल और मल्टीलैटरलशिप पार्टनरशिप करी थी हमने अंडर दिस लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जैसे आसियान के साथ, बिम्स्टेक के साथ, आसियान कोऑपरेशन डायलॉग हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमने करी। इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन भी करे कंट्रियों के साथ, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया हो गया, जैसे हमारे जॉइंट इनिशिएटिव भी हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, तो ये सारे इनिशिएटिव हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर अपने आप को जो है कनेक्ट करने के लिए करे, हमारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और हमारा जो थोड़ा सा ब्रॉडर जो प्रोस्पेक्टिव था इंडो पैसिफिक उसके अंदर। ठीक है, अब कुछ डिफेंस रिलेटेड स्ट्रेटेजिक आउटरीच भी करा, जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को भेज दी 2022 के अंदर। वैसे ही इंडिया वियतनाम ने मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट करा। मतलब सारा ओवरऑल जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लुक ईस्ट से कैसे हम जो एक्ट ईस्ट में आ गए। और एक्ट ईस्ट में आने के बाद हमारा जो लुक ईस्ट वाला था इकोनॉमिक डायमेंशन से जो सिर्फ देखते थे, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। अब हम हर एक डायमेंशन से जो है हमारे ईस्ट को देखते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसलिए तो कहते हैं ना उसे। उसके अलावा हमारे कुछ जो है प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये बेसिकली मिजोरम से होता हुआ म्यांमार जाएगा, सितवे पोर्ट से होता हुआ, मतलब कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा बेसिकली वही। वैसे हमारा ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, एक रोड जा रहा है ना वहाँ मोरे से होते हुए, ये वाला वो वाला है मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। कल्चरल टाइज है, थोड़ा सा ये देख लेना, डिप्लोमेटिक कल्चरल डिप्लोमेसी भी इसी के अंदर आ जाती है। प्लस हम जो है जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनको भी आउटरीच करते हैं अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। जैसे वैक्सीन मैत्री हुई थी कोविड-19 के टाइम में, और हमने जो फोरम भी बनाया है हमारा इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन वाला। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं किसके अंदर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 से चालू हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें कर दी। और इवन हमने जो है डिफेंस का जो माल है अपना वो भी बेचना चालू कर दिया फिलीपींस को। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको थोड़ा सा ट्राई करना, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आता क्या है। क्योंकि लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई तो चेंज क्या क्या चीज़ें हुई है वो चीज़ पता होना चाहिए एक्चुअल में। नेक्स्ट चलें CAPF ऑफिसर। देखो ये तो खुशी की खबर है कि जो CAPF ऑफिसर हैं वो अब जो हैं DIG IG जो बन जाएंगे, क्योंकि पहले जो है थोड़ा सा उनमें डिले वगैरह होता था। और इवन जो IPS ऑफिसर हैं वो DIG और IG की पोजीशन वैसे ही नहीं छोड़ना चाहते थे, और थोड़ा सा जो है आपस में ही थोड़ा सा रहता था कि नॉन IPS IG कैसे हो सकता है और मैं तो IPS हूँ। ये सारी चीज़ें इंटरनली रहती थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि जो ग्रुप A ऑफिसर हैं, जैसे हमारे CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, इनको ट्रीट किया जाएगा इक्वली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विसेज जैसे IAS और IPS होता है उनकी तरह। ठीक है, तो बस यही छोटी सी न्यूज़ थी।
और इसके अंदर जो है मेन चीज़ क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सीएपीएफ ऑफिसर को, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो भाई बेनिफिट मिलेगा कि प्रमोशन जो है वो अब फास्ट हो जाएगा। दूसरा मिलेगा इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा विद द आईपीएस ऑफिसर। अब जो है आईपीएस ऑफिसर जो है, लेट्स से सपोज करो ना कि डीआईजी जो है, क्योंकि डीआईजी आईपीएस होता है मैक्सिमम टाइम सीएपीएफ के अंदर, ठीक है, और लेट्स से असिस्टेंट कमांडेंट जो है प्रमोशन पा के जो है आईजी बन गया, ठीक है, आईजी बन गया। अब जो डीआईजी है वो इस आईजी की, क्योंकि डीआईजी तो ऑलरेडी आईजी के अंडर ही होता है, ये डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होता है, ये इंस्पेक्टर जनरल है। तो अब जो आईजी है वो नॉन आईपीएस है और वो इंस्ट्रक्शन देगा डीआईजी को, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो रहता था जो होता है इंटरनली, ठीक है, वो समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अब जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अब जो है आईपीएस ऑफिसर जो है सीएपीएफ ऑफिसर को साइडलाइन नहीं कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें, कैडर रिव्यू होगा और 6 महीने के अंदर तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीएपीएफ ऑफिसर को सीनियर लेवल तक जाने की, रिटायरमेंट होगा, पेंशन बेनिफिट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो छोटी सी चीज़ थी, आई होप समझ आ गई होगी। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना दिया और बन भी सकता है यहाँ से, तो इसको ट्राई करना, अटैम्प्ट करने की, ये तो तुम्हारे से ही फील्ड से रिलेटेड है, इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन बच्चा जो है कितना समझ आता है उसको। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एंड सीडीएस। देखो ये जो टॉपिक है इसको क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अनिल चौहान जी है सीडीएस जो हैं, उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक बुक जो है वो लिखी है, रिसेंटली रिलीज भी हुई है, जिसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रख लेना। बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए ये लेके आना पड़ा। रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री। क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभी हमारा सीएपीएफ एग्जाम एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है, छोटा छोटा होता है, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन का नंबर तो एक जैसा ही है ना, तो क्यों किसी क्वेश्चन को छोड़ना। नेक्स्ट चले, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है हमारा चागोस आइलैंड। देखो क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा याद रख लेना। देखो अभी जो है क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही देखेंगे व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज़। सबसे पहले जो है अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ब्रिटिश पीएम के बीच में और हमारा मॉरिशस के बीच में, कि ये जो चागोस आइलैंड है, ब्रिटिश वालों ने बोला कि भाई ये जो चागोस है हम मॉरिशस को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। अब इन रिटर्न क्या चाहते हैं वो, ये डियागो गार्सिया जो है इसके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। तो अभी इसमें क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सीएपीएफ के लिए, कि हम क्या चीज़ इसमें स्टडी करें। इसमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ से लोकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, जस्ट वो डिस्कस हुई हैं कि ये अगर ऐसे हैंड ओवर कर देंगे तो चागोस वहाँ पे जो ट्राइब्स भी तो रह रही हैं ना, तो उन ट्राइब्स का जो है फोर्सिबली डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ह्यूमन राइट कंसर्न यहाँ पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई एमसीक्यू आने के चांसेस नहीं है। एमसीक्यू आने के चांसेस है यहाँ से, ठीक है, कि ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है इसके अंदर कौन कौन से आइलैंड आते हैं। देखो ये सारे आइलैंड आते हैं। एक हो गया हमारा पैरोज, बेनहाउस हो गया, सैलोमोन हो गया, नेल्सन आइलैंड हो गया, थ्री ब्रदर आइलैंड हो गया, ईगल हो गया, डेंजर हो गया, एगमोंट आइलैंड हो गया, और हमारा डियागो गार्सिया हो गया, जिसको अभी बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं इसको, चागोस आर्चिपेलागो, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और आता कहाँ पे हमारा इंडियन ओशन के अंदर आता है। बस यही सारी इंफॉर्मेशन थी। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ी सी ये जो लोकेशन है इसको भी देख लेना, अगर समझ आ गया हो तो इसको थोड़ा सा जो है बिल्कुल अटैम्प्ट करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। और ये कल वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे वो उनके आंसर यहाँ पे हैं, 2 क्वेश्चन थे, दोनों के आंसर यहाँ पे। थोड़ा सा टैली कर लेना कि तुम्हारे जो आंसर थे वो सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर।